इसका मतलब तो ये भी है ना कि अमेरिका के इस बयान से ईरान समझ गया कि हमने अभी एक पहला उसका कमजोर नस पकड़ा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब दूसरा कमजोर नस पकड़ लिया मैंने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब यहाँ पे हमला करेंगे तो अमेरिका ज्यादा रोएगा। अनुज गुप्ता जी, तो इसको तो और इनकैश करना चाहेगा ईरान। देखिए, मैं वही कह रहा था कि हमें अगर देखना है तो ये देखना है कि हमारे कंट्रोल में क्या है। जो दुनिया में हो रहा है वो एक चीज है। तो दो चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा जो किरण पारिक जी ने भी बोली कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ देखे भारत। इथेनॉल हमारे पास एक बहुत बड़ा वेपन है जो हमारे फार्मर्स नहीं ग्रो नहीं, कर अभी रहे हैं। अभी 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 तनेजा साहब कह रहे थे कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल ओवरनाइट तो बना नहीं सकते ना। अभी तो तत्काल जरूरत है कि जो सिलेंडर के लाइन में खड़े उनको सिलेंडर पहुंचाइए, हमारे पेट्रोल पंप सूखे ना हो जाए, ये सुनिश्चित करिए। लेकिन इथेनॉल में आप देखेंगे आज भारत में सरप्लस इथेनॉल अवेलेबल है। तो क्या हम इथेनॉल एविएशन में यूज नहीं कर सकते? क्या हम इथेनॉल ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में यूज नहीं कर सकते? उसकी तरफ मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा। दूसरा, सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स हमें देखने जरूरी है कि एक बार ऑयल एंड गैस की शॉर्टेज हुई तो किस किस सेक्टर में इफेक्ट आएगा। तो मैं इसमें 8 सेक्टर के बारे में बोलना चाहता हूं। इसको मैं बोलता हूं जो सेक्टर प्रेशर में आएंगे। सो प्रेशर के पी से अगर हम देखें, पहले तो फार्मास्यूटिकल, हमारी दवाइयों की पैकेजिंग अवेलेबल नहीं है आज, उसकी कॉस्टिंग बहुत महंगी हो रही है। तो लोगों को देखना चाहिए कि दवाइयां हमें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। दूसरा, रिटेल सेक्टर में एफएमसीजी में पैकेजिंग अवेलेबल नहीं है। आप देखेंगे पानी की बोतलें कॉस्टली हो रही है, अलग अलग पैकेजिंग कॉस्टली हो रही है, तो हमारे रिटेल सेक्टर को इंपैक्ट पड़ सकता है। तीसरा, ई से इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत बड़ा सेक्टर है भारत के लिए। पूरी दुनिया में हम मोबाइल फोन बेच रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी प्लास्टिक कंपोनेंट्स की जरूरत है, उनकी शॉर्टेज आ सकती है। चौथा है स्टील। जिस तरह ऑयल एंड गैस में शॉर्टेज हो रही है उसी तरह कोल में भी शॉर्टेज होगी। हम कोकिंग कोल इंपोर्ट करते हैं, हमारा कोकिंग कोल आज दुनिया में 30 से 40% रेट बढ़ गया है, तो स्टील की प्रोडक्शन कम हो सकती है। इसी तरह सिंथेटिक केमिकल्स में जिसमें काफी फीड स्टॉक चाहिए बाहर से, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। छेवा, यूटिलिटीज, जो पावर सेक्टर गैस पे डिपेंडेंट है, आज भारत में 7% इलेक्ट्रिसिटी गैस से प्रोड्यूस होती है, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या बिजली की रेट बढ़ सकती है? सातवां, रबर, प्रेशर का आर, रबर। रबर और ऑटो सेक्टर पे काफी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, ऑटो कंपोनेंट्स पे इंपैक्ट आ सकता है, हमारे जो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं कार के अंदर उन पे इंपैक्ट आ सकता है। और लास्टली, ई फॉर एनर्जी, जो भी एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे फर्टिलाइजर, हमारे सीधे किसानों को इंपैक्ट करेगा फर्टिलाइजर सेक्टर। इसी तरह ओवरऑल लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मैं निवेशकों को ये कहूंगा कि प्रेशर, जो 8 सेक्टर है जो प्रेशर के अंदर आएंगे, उनको थोड़ा सावधानी से देखे और देखे कि क्या वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इसके बियॉन्ड। से डाइवर्सिफाई करना, वही मैं डाइवर्सिफाई करना थोड़ा सा ओवरनाइट सॉल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि आप जैसे कह रहे थे कि ट्रांसपोर्ट में एथनॉल बढ़ा दे, एथनॉल 20% से ज़्यादा बढ़ाएंगे, पूरा इंजन का कन्फिग्रेशन बदलना होगा। एविएशन में अभी एथनॉल लगाने पर अभी बहुत सारी रिसर्च चल ही रहे हैं, अभी बहुत वो क्लियर है नहीं। हालांकि इस बीच एक बड़ी चीज़ निकल कर सामने आई है। तनेजा साहब, आपका छोटा सा रिएक्शन फिर मैं जाऊँगा पर एम्बेसडर दयाल साहब के पास। कतर एनर्जी के CEO ने कहा है कि जो ईरान ने अटैक किया है उससे कतर के LNG कैपेसिटी का 17% वाइप आउट हो गया है अगले 5 साल तक के लिए। इस तरह के अगर आंकड़े आ रहे हैं तो बड़े ही खतरनाक है ये तो। ये बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि हमको बहुत आवश्यक है कि हर चीज का हम एक्यूरेट जो असेसमेंट करें, एनालिसिस करें। जब कतार के ये वो बोल रहे हैं तो हमको इसको असेसमेंट करना है और उसके बाद हमने देखना है और हम गैस फिर LNG कहाँ से लाएंगे। ऑब्वियस जो नजर आता है आपको 3-4 ही देश मुझको नजर आते हैं, और साथ में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट ईस्ट अफ्रीका में कर रहे हैं उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। देखिए, हमको ये देखना है, अनुज ने एक बात करी इथेनॉल को मिलाने की। अभी तक इथेनॉल सिर्फ हम पेट्रोल में मिलाते हैं, अभी तो डीजल में भी नहीं मिलाते। और पेट्रोल की जो हिस्सेदारी है जितनी भी फ्यूल्स हैं वो तो 12% है सिर्फ। अच्छा, तो इसीलिए अभी दूसरी बात यह है कि हमने पूरे देश में मशक्कत करके बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके पूरे देश में हमने LPG अभी लेके गए हैं। पहले तो 14 करोड़ कनेक्शन थे, 34 करोड़ हमने आज किए हैं। पारिक साहब बात कर रहे थे कि बिजली के स्टोव को यूज करें कुकिंग के लिए, अभी तो हम लेकर के गए हैं LPG, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा करा है, PNG का खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ट्रांजिशन जो है,
ट्रांजिशन जो है वो स्विच ओवर नहीं हो सकता। हमको रियलिस्टिक होना है कि हमारी जो इकोनॉमी है या वर्ल्ड इकोनॉमी है होगी, लेकिन अभी उसमें समय, हमें ये देखना है अभी कि हालात जो बन गए युद्ध के बाद, उसके बाद उस आइंदा अगर कभी ऐसा होता है हमारी क्या तैयारी हो। क्या हमने, जापान के पास 280 दिन के ऑयल रिजर्व हैं, हमको भी बनाने पड़ेंगे। एलपीजी के रिजर्व हमको भी बनाने पड़ेंगे। तो हम विदेशों में जाकर के तेल के भंडार हमको और खरीदने पड़ेंगे, विदेशों में जाके एलएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको खरीदना पड़ेगा। ट्रांजिशन होगा लेकिन उसमें 25 साल लगने वाले हैं। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में अभी भी 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास एनर्जी उतनी उपलब्ध नहीं है जितनी मेरे पास है और आपके पास है या हमारे जितने पैनलिस्ट के पास है। एनर्जी पॉवर्टी व्यापक है, एनर्जी पॉवर्टी के नीचे वाले लोग करोड़ों लोग हैं। तो अभी वो इसका इंतजार नहीं करेंगे कि भाई 20 साल बाद क्या होगा, या उनको भी पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, कार चाहिए। तो इसलिए हमारे पास जो है, हम अमेरिका की तरह या स्विट्जरलैंड की तरह या नॉर्वे की तरह नहीं सोच सकते। हमारे देश में 1 करोड़ लोग हैं, उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है, उतना पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जितनी इन पैनल। इसलिए हमें तुरंत सोचना होगा कि हमें तुरंत सोचना होगा कि हमें करना क्या है। हाँ, अम्बेसडर दयाल, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? तनेजा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इसका जो भार है ये बहुत ज्यादा हम पे पड़ेगा। हम, जैसा उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे लोग हमारे यहाँ जिनके पास सहूलियतें नहीं है, सरकार कोशिशें कर रही है कि वो सहूलियतें दी जाएं। अब इस पे तो बड़ा रोक लग जाएगा। जब सप्लाईज ही इतनी कम हो जाएंगी तो फिर आप कैसे अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। हमारे लिए ये बहुत संकट का दौर है। देखिए, इसके अलावा तेल गैस वगैरह आप छोड़ भी दें एक मिनट के लिए, तो हमारी इतनी बड़ी डायस्पोरा है वहां पर 10 मिलियन की, उसकी रोजी रोटी पे ये जैसे जैसे युद्ध फैल रहा है उन पे बहुत असर पड़ रहा है। और बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हम वहां से भागें, क्योंकि अगर ये युद्ध बढ़ता है तो उनको जानो माल का खतरा है। लेकिन जाएं कैसे, सब रास्ते बंद है। तो मेरे विचार में हमारी ये जो डायस्पोरा रिलेटेड इश्यूज हैं, क्योंकि वहां से रेमिटेंसेस आती थी जो उनसे बहुत हमसे फायदा होता था, और 10 मिलियन लोग वहां पर खुशहाल हैं, काम कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं और वो फैमिलीज के साथ रह रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पूरी लड़ाई से पैदा हो गया है। किस तरह से खत्म किया जाए ये मुश्किल है, क्योंकि ट्रम्प साहब के दिमाग में क्या चढ़ा है। और नेतन्याहू को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मिडिल ईस्ट में ये ऑयल एंड गैस के रिजर्व खत्म हो, क्योंकि उनको तो वहां से मिलता नहीं है। वो तो अमेरिका से उनको ऑयल मिलता है, अमेरिका से गैस मिलती है। और इसी तरह से अमेरिका जो है लैटिन अमेरिका पे वेनेजुएला से ले लेगा। तो ये दोनों की जो पॉलिसीज है बड़ी सेल्फिश है। जो भी हो रहा है उनको नुकसान उतना नहीं होगा, हमको बहुत नुकसान होगा, और एशियन कंट्रीज तो बहुत ज्यादा इससे नुकसान करेंगे। एक छोटा सा रिएक्शन त्रिपाठी साहब आपसे लेना चाहूंगा, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। कि कतर, जहां से 47% एलएनजी की ज़रूरतें हम वहां से पूरा करते हैं, जो डेटा दिए गए हैं, और वहां के कतर एनर्जी के सीईओ का ये कहना कि 17% हमारी कैपेसिटी वाइप आउट हो गई इस हमले में। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्लांट पर हमले हुए, रास अल अफ़ाद गैस प्लांट पर हमला हुआ, रियाद गैस प्लांट पर हमला हुआ है, यूएई के हबशन गैस प्लांट पर हमला हुआ है, कुवैत के मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। इन सब के आंकड़े आने तो अभी बाकी हैं। तो ये लंबे समय के लिए गैस और ऑयल की सप्लाई डिसरप्ट होने वाली है, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये तो है, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर ये कैपेसिटी जो है मार्केट से बाहर हो गई, इन प्लांट्स को नुकसान हो गया, तो इनको रिवाइव करने में, बनाने में कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता है। एक लिक्विफिकेशन प्लांट को बनाने में, एक पेट्रोकेमिकल को बनाने में, रिफाइनरी को बनाने में, तो इसलिए समय तो इसमें लगेगा। अब ये डैमेज कितना है, अभी आपने 17% का नंबर दिया, अब एक्चुअली उसके और इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डैमेज है वो देखने वाली बात है। लेकिन जो अभी चर्चा में हम लोग बात कर रहे हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि देश के सामने जो भी विपदा है, ऊर्जा संकट है, इसको कैसे पूरा करना है, तो उसमें सप्लाई को कैसे हम जल्दी से जल्दी बढ़ा सकते हैं। तो मेरे विचार में देखिए, एक अब सबसे अच्छा और रिलायबल स्रोत हमारे पास है, वो है रशिया। तो इसलिए डिप्लोमेटिक लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे किसी न किसी तरह से हमें ये प्रेशराइज करना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि रशिया के ऊपर एलएनजी एक्सपोर्ट पे सैंक्शन हटाए जाएं, जैसे भी क्रूड में उन्होंने कुछ समय के लिए इजाजत दी है। और जैसा मैंने सुना है अभी, आई थिंक साउथ कोरिया और जापान, दे आर ऑलरेडी टॉकिंग टू रशिया टू स्टार्ट सप्लाई ऑफ एलएनजी फ्रॉम देयर। सो इंडिया शुड नॉट डिले इन दिस। सप्लाई कैसे हम बढ़ाएं,
अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर से सप्लाई हमारे पास आ रही है, नाइजीरिया से आ रही है, अंगोला से आ रही है, पर उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है। यूएस की कैपेसिटी भी एक ऑलमोस्ट ऑल कमिटेड कैपेसिटी, क्योंकि ये सब जो कैपेसिटी होती हैं ये ऑलमोस्ट 80% लॉन्ग टर्म कमिटेड होती हैं। तो इसलिए जो मिडिल ईस्ट की सप्लाई आ रही थी उसकी पूर्ति हम दूसरे मार्केट से कैसे करें, ये इस वक्त प्रश्न होना चाहिए। एनर्जी ट्रांजिशन तो आने वाले समय में हम देखेंगे, एथेनॉल की बात हो, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, ये तो करना ही चाहिए। हम डेफिनेटली इसके बाद पूरी दुनिया को एक लेसन मिलेगा कि इस ट्रांजिशन में जो बीच में रोक लग गई थी, आपको याद होगा 3 साल पहले जो ट्रांजिशन के लोग बात कर रहे थे, बीच में इसमें एकदम से ठहराव आ गया, इसमें इन्वेस्टमेंट कम होने लगे। People were again started talking about oil and gas. Of course, oil and gas for a reasonable period, the coal, oil, gas की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन ट्रांजिशन की स्पीड को फास्ट कैसे करें इस पे पूरी दुनिया विचार जरूर करेगी। लेकिन भारत के सामने समस्या यह है इस सप्लाई को कैसे हम मीट करें और जो अभी है हमारे पास उसको कैसे प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि जो गुप्ता जी ने बताया कि 7-8 सेक्टर में इफेक्ट आएगा। ऑयल एंड गैस का इम्पैक्ट प्रैक्टिकली सभी क्षेत्रों में आएगा, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, फार्मास्यूटिकल से लेके पेट्रोकेमिकल से लेके, हालांकि रशिया की बात आप कर रहे हैं, फर्टिलाइजर से लेके, फूड से लेके, हाँ बिल्कुल रशिया की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ बता दूं कि एक मेरा तो बयान आया सुझाव यही होगा एनर्जी मिनिस्टर का, रशिया के एनर्जी मिनिस्टर का बयान आया है कि वो कई सारे फ्यूल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न, इस वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अचानक से बढ़ गए। पिछले कुछ घंटे पहले ये बयान आया था रशिया के एनर्जी मिनिस्टर का कि वो कुछ फ्यूल एक्सपोर्ट पर बैन लगाने पर विचार कर रहे हैं। इस बीच यूएस कह रहा है कि ईरान के ऑयल पर जो हमने सैंक्शन लगाया था उस सैंक्शन को हम हटा देंगे। तो इस तरह के कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं।